स्वागत है आप सभी का संधान आईएएस के करंटिका करंट अफेयर सीरीज में। इसके अंतर्गत हम आपके लिए करंट से संबंधित जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो आपके तैयारी में पीटी मेंस या इंटरव्यू किसी भी स्टेज में उपयोगी या निर्णायक हो सकते हैं, वो लेके आते हैं। आज भी एक अति महत्वपूर्ण साथ में संवेदनशील मुद्दा हम लेके आए हैं, एवियन इन्फ्लुएंजा अर्थात बर्ड फ्लू। यद्यपि अभी कोविड-19 का समय चल रहा है, इसके बावजूद ये पुनः वापस आ गया है। अक्टूबर 2020 में भारत सरकार ने यह घोषणा किया था कि अब भारत बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा से पूरी तरह से मुक्त हो गया है, परंतु जनवरी 2021 में यह पुनः वापस आ गया है। चलिए जानते हैं किस प्रकार से आया, क्यों आया, इसके कारण क्या हो सकते हैं तथा इससे सुरक्षा के उपाय भी क्या-क्या हो सकते हैं। भारत द्वारा बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा के संक्रमण प्रकोप से मुक्ति घोषणा के 3 महीने अर्थात अक्टूबर में घोषणा हुई थी के पश्चात ही यह भारत में जनवरी 2021 में पुनः वापस आ गया। भारत के 10 राज्य, हालांकि 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, चूंकि अब दिल्ली को भी राज्य माना जाने लगा है, वैसे है केंद्र शासित प्रदेश ही, में पूरी तरह से पांव पसार चुका है। केरल ने तो इसे राजकीय आपदा भी घोषित कर दिया है। साथ ही साथ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और साथ ही साथ दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में भी ये काफ़ी गहन है, यानी इसके प्रभाव स्पष्ट तौर पे दिखने लगे हैं। आज का समाचार आप देखें तो दिल्ली के कई पार्क या झीलों या जल स्रोतों के आसपास कई कौवे या कबूतर मरे पाए गए, जो स्पष्ट तौर पे बर्ड फ्लू के फैलने का एक सूचक है। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी स्थिति काफ़ी गंभीर है, क्योंकि वहाँ से जो माइग्रेटेड बर्ड्स हैं, जंगली बर्ड्स, वो काफ़ी मात्रा में आते हैं। इलाहाबाद के संगम में भी इस सीज़न में आप कुछ बर्ड्स को देखेंगे, देखने पे काफ़ी मनोरम लगता है, परंतु इस प्रकार के बर्ड फ्लू के आने का एक बड़ा वाहक का कारण वो पक्षी ही है। चलते हैं आगे, देखते हैं परिचय के अंतर्गत बर्ड फ्लू या इन्फ्लुएंजा ये होता क्या है। जो भी पक्षी हैं उन्हीं में कई प्रकार के वायरस और बैक्टीरिया पाए जाते हैं। उनमें कई वेराइटीज़ होती हैं जिन्हें हम स्ट्रेन कहते हैं। यहाँ देखिए मैंने लिखा है स्ट्रेन, उन्हें स्ट्रेन कहते हैं, जिसमें H5N1 स्ट्रेन मूल रूप से मानव को संक्रमित करता है और इसे ही हम एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू कहते हैं। इसके अलावा H7N1, H8N1 या H5N8 जैसे वायरस भी हैं, परंतु वो मानव को संक्रमित नहीं करते, अर्थात H5N1 ही मानव को संक्रमित करता है। इसी वायरस से होने वाले संक्रमण या डिजीज को हम एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू कहते हैं। ये एरिया है, आप देख पा रहे होंगे, जो दक्षिण एशिया के राष्ट्र हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजर जोन में तो नहीं है, लेकिन फिर भी हैं। चाइना या दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्र मूल रूप से ज़्यादा डेंजर जोन में है, परंतु दक्षिण एशिया में खासकर भारत में अधिवास काफ़ी सघन है, सटा हुआ है, इसलिए यदि इसका विस्तार हुआ तो बहुत तेज़ी से यह फैल सकता है। इसलिए इसे रोके जाने की व्यवस्था तुरंत की जानी चाहिए। अब चलते हैं इसके कारणों पे। आखिर पुनरावृत्ति अर्थात पुनः एवियन इन्फ्लुएंजा के वापस आने के कारण क्या है या बर्ड फ्लू के वापस आने के कारण क्या है, इन्हें हम 2 भागों में बांट कर देख सकते हैं। यदि हम कारक यानी कॉजेज को देखें तो जो पहला कारण है वो है नेचुरल, और दूसरा हम रखेंगे एंथ्रोपोजेनिक अर्थात मानव निर्मित। इसको मानव निर्मित कहते हैं। जो नेचुरल कॉज है, आपको पता होना चाहिए कि उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु के अंतर्गत जब साइबेरिया, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, कजाकिस्तान में काफ़ी हिमपात या बर्फबारी होती है, तो वहाँ के जो पक्षी हैं वो भारत या दक्षिण एशिया या दक्षिण पूर्व एशिया में माइग्रेट करते हैं, प्रवासित हो जाते हैं। इलाहाबाद के संगम में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में या कई अन्य जगह जहाँ जहाँ इस प्रकार के जल स्रोत हैं, वो पक्षी माइग्रेट करते हैं। साथ ही अंडमान निकोबार से पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र में या लक्षद्वीप से या मालदीव से केरला में भी इस प्रकार के पक्षी माइग्रेट करते हैं। ये पक्षी ही इस प्रकार के वायरस के स्रोत होते हैं। यद्यपि उन पक्षियों में उस प्रकार के वायरस से लड़ने की प्रतिरोधी क्षमता मौजूद होती है, परंतु जैसे ही ये पक्षी किसी दूसरे जलवायु प्रदेश में उत्प्रवासित होते हैं तो वो वायरस अत्यधिक प्रोएक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वो एक्टिव होते हैं, प्लस उनको दूसरे प्रकार का ब्लड ग्रुप मिलता है, दूसरे प्रकार का पर्यावरण मिलता है, जिससे या तो प्रोएक्टिव हो जा सकते हैं और या मृत भी, यानी डेड भी। परंतु प्रायः जब प्रोएक्टिव होते हैं तब इस प्रकार से स्ट्रेन बहुत तेजी से फैलता है, और यही वो समय है जब उत्तरी गोलार्ध में साइबेरिया से, उज्बेकिस्तान से पक्षी माइग्रेट करके भारत में भी आते हैं।
भारत आने के साथ साथ इसी प्रकार से पहले उन जंगली पक्षियों से यहाँ का स्थानीय पक्षियों में, फिर पशुओं में और मानव में भी ये स्ट्रेन संक्रमण फैला सकता है। तो प्राकृतिक कारणों में ये मूल कारण है। अगर हम एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज को देखें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये मानना है कि 50% जो एवियन इन्फ्लुएंजा होता है वो कैफ यानी मध्य एशियाई फ्लाईवे 29 राष्ट्र इसमें कुल शामिल हैं, यानी विश्व का 50% जो इस प्रकार का बर्ड फ्लू है वो कैफ राष्ट्रों में ही। थोड़ा देर पहले मैंने जो आपको मैप दिखाया था वो बेसिकली कैफ राष्ट्रों का ही था। मानवजन्य कारणों में ये फूड हैबिट से कंसर्न है। जब एक किसी जंगली पक्षी को इस प्रकार का वायरस लगा होता है और साथ गांव में आसपास रहने वाले या नगरों में भी या पोल्ट्री फार्म्स में जो पक्षी हम पालते हैं, चाहे वो मुर्गी हो, मुर्गा हो, बत्तख हो या इसी प्रकार से तीतर बटेर जो भी इस प्रकार से संबंधित हैं, उनमें लगता है और लगने के पश्चात चूंकि हम फूड हैबिट से खाते हैं या आसपास जब रहते हैं तो संक्रमण हम तक भी फैलता है। और खासकर दक्षिण एशिया, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में जो इस बर्ड फ्लू के फैलने का मूल कारण है वो मानव जनित ज़्यादा है, प्रकृति जन्य कम है। क्योंकि इस प्रकार के वायरस तो पहले भी होते थे, माइग्रेशन प्रत्येक वर्ष होता है और सीजन अभी ही है, परंतु फैलने के कारण कहीं ना कहीं मानव द्वारा की गई सुरक्षा व्यवस्था में चूक है। आप देखिए ये जंगली पक्षी हैं, गूज, कोयल, इनसे पहले जो जिसको हम जनरली खाते हैं मुर्गियों में आता है और मुर्गियों को खाने के पश्चात हम पे आता है। इसी प्रकार दूसरी तस्वीर में भी देखिए, चूंकि उन जंगली पक्षियों के बीट और यूरिन से ये फैलता है, तो इस मुर्गी को लगा, मुर्गी से खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत हमारे पास आता है और लंग्स को ये बुरी तरह से प्रभावित करता है। हालांकि इसमें जो डेथ रेट है वो 60% है, अर्थात कोरोना वायरस का 3% ही है, ये काफ़ी ज़्यादा है। चलिए अब आगे जानते हैं बर्ड फ्लू के लक्षण। आपको पता होगा कफ, डायरिया, बुखार, सांस में दिक्कत, सिर दर्द, बदन में दर्द या गले में खराब, आंखों में सूजन, इस प्रकार की गतिविधियां यदि होती हैं या कोई चेंज आता है तो ऐसा हो सकता है कि ये समस्या बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा से संबंधित हो। विशेष तौर पे दो सबसे कॉमन है, बुखार के साथ दस्त और बॉडी एक अर्थात मांसपेशियों में दर्द। इस प्रकार की कोई समस्या आपको दिखे तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। बर्ड फ्लू से बचाव या सावधानी, वैसे अभी कोविड-19 का समय चल रहा है, अभी कोविड-19 से काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है ये बर्ड फ्लू। इसके बावजूद कोविड-19 की जो सुरक्षा के कार्यक्रम हम चला रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमें बर्ड फ्लू से भी बचाएंगे, लेकिन उसके अलावा हमें विशेष तौर पर बर्ड फ्लू के लिए फूड हैबिट को कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे आप जो पॉइंट्स दिया गया देखिए, संक्रमित पक्षियों से दूर रहें, विशेषकर मृत पक्षियों से। इसमें प्रयास यह कीजिए कि गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेगी उससे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सामूहिक तौर पे मोहल्ले के लोग भी ऐसा कर सकते हैं, यदि कहीं पक्षी मरे पाए गए हैं या इस प्रकार से ग्रुप में जो पोल्ट्री फार्म्स इन्फेक्शन का डाउट हो सकता है, तो पक्षियों को जो ज़मीन में गाड़ करके या जला देने की व्यवस्था है, उससे वायरस पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ नॉनवेज विशेष तौर पे चिकन और बत्तख खाने से परहेज़ कीजिए क्योंकि इन्हीं से फैलता है। संक्रमण वाले एरिया में ना जाएं। अब ये तो सारे का सारा कोविड-19 से भी कंसर्न है, अर्थात जहाँ भीड़-भाड़ हो वहाँ ना जाएं। साबुन से 15 सेकंड तक कम से कम हाथ धोएं। 15 सेकंड वैसे लगता ही है, लेकिन यदि आप हाथ धोने के लिए से बाहर आप हैं तो कम से कम सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। ये सारी व्यवस्थाएं कोविड-19 से कंसर्न रही हैं। यदि बाहर जाते हैं तो मास्क लगा के जाएं। कोरोना से बर्ड फ्लू में एक अंतर यह भी है कि कोरोना का वायरस हवा से मानव को संक्रमित नहीं करता, परंतु बर्ड फ्लू का ये वायरस हवा से भी मानव को संक्रमित कर सकता है। इसलिए मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। और कोविड-19 के समय आपको यह भी बताया गया होगा या मैंने अपने वीडियो में बताया है कि हाथ से नाक को या आँख को या मुँह को ना छुएँ, क्योंकि हाथों से तुरंत हमारे बॉडी के अंदर वो प्रवेश कर सकता है। तो ये सब सामान्य सावधानियाँ थी। आगे हम थोड़ा डिटेल में चलेंगे इस पे। तो आगे हम देखते हैं, तो कोरोना वायरस और थोड़ा बर्ड फ्लू की हम तुलना करते हैं। ये बर्ड फ्लू का H5N1 स्ट्रेन अर्थात वायरस है और ये कोरोना वायरस। तस्वीर तो आपने देखा ही होगा, वैसे तस्वीर से ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो सूचनाएं हैं उसको हम देखें। इसमें डेथ रेट 60% है, अर्थात 2 में से 1 मरीज प्राय निपट जाते हैं, जबकि कोरोना में डेथ रेट 3% ही है। यद्यपि ये एक इंटरनेशनल पैंडेमिक था कोरोना, काफ़ी डर था इससे, काफ़ी लोग मरे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, भारत में भी काफ़ी लोग मरे। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप बिना किसी बाहर के मेडिकल असिस्टेंस या सहयोग के बगैर, सपोर्ट के बगैर भी यदि आप काढ़ा पिएँ, गर्म पानी से गार्गल करें, भाप लें, तो कोरोना इन्फेक्शन होने के बाद भी बचने की पूरी संभावना है और लोग बच रहे हैं, इसलिए इसमें डेथ रेट केवल 3% है। साथ ही साथ ये इम्पोर्टेड इन्फेक्शन था। फूड हैबिट, चूँकि ये चमगादड़ से हुआ था, भारत में चमगादड़ या साँप खाने वाले लोगों का मतलब
ऐसे शौकीन लोग भारत में नहीं हैं, इसलिए इसके विस्तार या फैलने की समस्या, इन्फेक्शन एक बार आ गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर से तो भले फैलने लगा, अदरवाइज संभावना इसकी नहीं थी। परंतु जो H5N1 वायरस है, अर्थात जो बर्ड फ्लू का वायरस है, स्ट्रेन है, उसमें एक तो डेथ रेट 60% है, दूसरा ये भारत के फूड हैबिट से कंसर्न है, क्योंकि चिकन या जो भी नॉनवेज खाने वाले लोग हैं वो बर्ड्स को यानी चिकन को, गूस को तो खाते ही हैं। उस केस में इनके इन्फेक्टेड होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाएंगी। इम्पोर्टेंट इन्फेक्शन तो है, परंतु ये स्थानीय तौर पे या जो माइग्रेशन के पश्चात एक बार जो फैल जाता है तो इसको रोकना इसलिए कठिन है क्योंकि ये हमारे फूड हैबिट का पार्ट है। और वैसे विश्लेषकों का यह मानना है, मैंने आपको बताया अभी, कि कोरोना वायरस से ये काफ़ी हानिकारक है, क्योंकि इसमें डेथ रेट 3% है, इसमें 60% है, अर्थात 20 टाइम्स ज़्यादा। आप समझ सकते हैं ये कितना गहन और कितनी गंभीर बीमारी हो सकती है। खाद्य संस्कृति एवं बर्ड फ्लू से बचाव के लिए हु और एम्स की जो सलाह है, हम उस पर चर्चा कर लें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2005 में ये कहा था कि चिकन या बर्ड या फिर नॉनवेज को भी अवॉइड कीजिए, और यदि आप पकाते भी हैं तो कम से कम 70 से 100 डिग्री सेल्सियस तक उसे ताप दें ताकि वायरस मर जाए। निसंदेह 70 से 80 डिग्री सेल्सियस पे या 60 डिग्री सेल्सियस पे कोई वायरस मर जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ इंडिकेट करना चाहूँगा कि बर्ड फ्लू आपके खाना पका के खाने के बाद ही नहीं लगता। जब आप दुकान पे मुर्गा या मुर्गी या बत्तख जो भी खरीदने जाते हैं, तो उस दुकान पे एक पक्षी भी इन्फेक्टेड रहा तो चूंकि हवा से भी इन्फेक्शन आ सकता है, इसलिए इन्फेक्टेड होने की संभावनाएं होती है। साथ ही साथ जब आप लाते हैं घर पे तो उसे धोते हैं, वॉश करते हैं, तभी आप उसको बनाते हैं। उस समय भी इन्फेक्शन लग सकता है। बनाने और बना करके खाने की बात तो उसके बाद आती है, यानी इन्फेक्शन का सबसे बड़ा कारण बाजार से खरीदे जाना, साथ में उसे धोना या साफ करना होगा, उसी समय लग सकता है। यहाँ तक कि कुछ लोग जो खासकर जिम जाते हैं अंडे खूब खाते हैं, कच्चा भी खाते हैं, उबाल कर भी खाते हैं। एडवर्टाइजमेंट भी आपने देखा होगा, संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे। बट मेरी सलाह है, संडे हो या मंडे बिल्कुल न खाएं अंडे। यहाँ तक कि अंडे की मुर्गी, मतलब अंडे के जो डैडी और मम्मी हैं, मुर्गी और मुर्गा, उनको भी अवॉइड करें। अंकल आंटी को भी अवॉइड करें, अर्थात बत्तख, तीतर, बटेर जो भी है। अभी खासकर पक्षियों को बिल्कुल न खाएं, क्योंकि सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इन्फेक्शन लगने के बाद यदि आप ठीक हो भी जाते हैं, तब भी लंग्स इतना कमज़ोर हो जाएगा कि उम्र तो घटेगी ही, साथ में स्वास्थ्य संबंधी कई प्रकार की समस्याएं निरंतर आती ही रहेंगी। इसलिए इस खाद्य संस्कृति की वजह से ही भारत में समस्याएं हैं। यहाँ तक कि कई लोगों ने मुझसे यह भी कहा, एक तो कोरोना की वजह से बाहर जा नहीं सकते, मन लगता नहीं है, नॉनवेज खा के समय काट रहे थे, अब एक नया ऐसा स्ट्रेन आया कि नॉनवेज खाना भी बंद हो गया। कोई बात नहीं, हम अगर अच्छे से रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो आगे नॉनवेज भी खाएंगे और जम के घूमेंगे भी। इसलिए हमें सुरक्षित और स्वस्थ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। बल्कि मेरा मानना है ज़्यादा बेहतर है, कोरोना की वजह से पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं होता, और पार्टी ऑर्गेनाइज होता है तो नॉनवेज वाले बिना नॉनवेज के मानते नहीं हैं, तो अब पार्टी ही नहीं होगी। इसलिए नॉनवेज पे कहीं ना कहीं एक सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पे प्रतिबंध तो लगेगा ही। लेकिन आप स्वयं से सुशासन अभिक्रिया के अंतर्गत सरकार का सहयोग करिए, स्वयं को सुरक्षित रखिए, और जो सुरक्षा के उपाय हमने बताए थे ऊपर में इसके पहले, उसको ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे हम लोग। ये वही माइग्रेटेड बर्ड्स हैं, ये वहाँ से तो पूरा का पूरा एक थैला ही लेके आ रहे हैं गिफ्ट के तौर पे। इन्फेक्शन के बाद लंग्स किस प्रकार से रिएक्ट करता है ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब इसका प्रभाव प्रभाव के तौर पे, सामान्य तौर पे आपने कई न्यूज़ में देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा। प्रभाव केवल आर्थिक या स्वास्थ्य से संबंधित नहीं होता, उसके कई भाग होते हैं। और मैंने कहा ही, पीटी मेंस इंटरव्यू सभी में ये वीडियो आप काफ़ी कारगर होगा। देखिए, आर्थिक के साथ साथ चिकित्सीय प्रौद्योगिकी, यानी जो टेक्नोलॉजी का बेस होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बेस होगा, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। सामाजिक, सांस्कृतिक, साथ में राजनीतिक और कूटनीतिक सभी क्षेत्रों में इस बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा का स्पष्ट प्रभाव होगा। चर्चा करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। आर्थिक में देखें तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का आकलन है कि इस पोल्ट्री या पक्षियों के इस व्यवसाय से लगभग एक साल में 80,000 करोड़ रुपए का बिजनेस होता था। 80,000 करोड़ रुपए के साथ साथ आप ध्यान रखिएगा, आप चिकन बनाते हैं तो चिकन पाउडर, साथ में चिकन मतलब बाई प्रोडक्ट्स में जर्दी पाउडर, चिकन के उत्पाद, अन्य प्रकार की सामग्रियां, इन सभी का बिजनेस ठप होगा। तो लगभग 80,000 के बजाय 1,00,000 करोड़ का बिजनेस ठप हो सकता है। खास करके अभी समय कोविड-19 का चल रहा है। कोविड-19 की वजह से एक प्राथमिक अर्थात प्राइमरी सेक्टर ही ऐसा था जो बेहतर और सकारात्मक परफॉर्मेंस कर रहा था,
उस पर भी थोड़ा सा ग्रहण लग गया, लेकिन फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है। अंधेरा चाहे जितना भी काला हो, जितना गहरा हो, सूर्योदय उतना ही सुनहरा और बेहतर होगा। हमें इंतजार करना चाहिए बेहतर कल का, और अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव में बर्ड फ्लू का जो प्रभाव होगा वो ये होगा कि अब हम घरों में बिना लॉकडाउन के भी लॉक रहने का प्रयास करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये तो हवा से भी इन्फेक्शन फैल सकता है। और आपके आसपास कहीं भी, मतलब पशु पक्षियों से आप हमेशा प्यार करें, परंतु पक्षी खासकर दिल्ली में कबूतर और कौवे या अन्य भी जो पक्षी हैं उनको मरा या तड़पता देखें तो वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। उपाय करें कैसे उसको जलवा दें, क्योंकि ये वायरस यदि मानव में आ गया तो मोहल्ले के मोहल्ले में ये फैलेगा, लोगों से लोगों में, और तब काफ़ी स्थिति गंभीर से अति गंभीर या शोचनीय हो सकती है। तो सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव इसका यह होगा कि लोगों का जमघट या जमावड़ा या सांस्कृतिक जो उत्सव आदि होते थे और सीमित हो जाएंगे। राजनीतिक कूटनीतिक प्रभाव में आप देखें तो जो खास करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यात्राएं होती थी उड्डयन को लेकर के या एविएशन को लेकर के, वो काफ़ी रुकेंगी। प्लस उसमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से, चूंकि एक वेपन के तौर पे भी हो सकता है, वेपन तो ना कहें, जो लोग इन्फेक्टेड हैं यदि दूसरे राष्ट्रों में जाते हैं तो उस राष्ट्र के लोगों को भी इन्फेक्टेड कर सकते हैं, इसलिए सुरक्षा के मापदंड काफ़ी और ज़्यादा कड़े किए जाएंगे। चिकित्सा प्रौद्योगिकियों में अच्छी बात यह है कि सरकार शोध और विकास कार्यक्रमों पर प्रॉपर ध्यान देगी, जिससे नए नए वैक्सीन, सस्ते और बेहतर वैक्सीन निकाले जा सकते हैं जो राष्ट्र के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उपयोगी हो सकते हैं। तो ये प्रभाव थे जो अलग अलग खंडों से संबंधित थे, हमने आपको पॉइंट वाइज बता दिया। अब आगे चलते हैं उपाय। उपाय भी दो प्रकार से होगा, जैसे किसी भी आपदा के पहले, यानी इसको बोलते हैं निवारक उपाय, प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी हमें पता चल गया कि ये है, और उसके बाद होने के पश्चात या दौरान, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। तो पहले जानते हैं निवारक उपाय अर्थात प्रिवेंटिंग मेजर्स क्या क्या है। सबसे बेहतर उपाय है कि जहाँ पे संक्रमित पशु पक्षी इस प्रकार से हों उस एरियाज में न जाएं, और यदि पक्षियों को संक्रमण लगा है तो गड्ढा खोदकर जला देने और फिर उसे भर देने की व्यवस्था सबसे ज़्यादा सुरक्षित मानी जाती है। तो प्रिवेंटिव मेजर्स में ये अपनाएं। दूसरा, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यात्राएं कम करें, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में कम से कम जाएं, जाएं भी तो मास्क लगा कर जाएं। ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। और पक्षियों पर निगरानी रखें, खास करके जहाँ जहाँ पक्षी माइग्रेट करके आते हैं उन क्षेत्रों में, ताकि यदि उन जंगली पक्षियों से संक्रमण स्थानीय पक्षियों को लगा हो तो तुरंत उसके सेफ्टी मेजर्स के तौर पे सरकार भी कदम उठा सकती है। उपचारात्मक अर्थात रेमेडियल मेजर्स, जब हो जाए या इन्फेक्शन उस एरिया में फैलने लगे तब क्या किया जाना चाहिए। राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार उसे आपदा घोषित करते हुए अन्य मेजर्स को, यानी जो मेडिकल टीम है या वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है उसको अपनाया जाए। इसके लिए केंद्र सरकार ने जो बर्ड फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 21 का को बनाया है, जिसका अनुसरण करना चाहिए। यही पोल्ट्री फार्म के निकट एक जैव सुरक्षा बबल, यानी कहीं भी यदि पोल्ट्री फार्म्स हैं तो जैव सुरक्षा बबल का तात्पर्य होता है एक ऐसे चिकित्सीय घेराबंदी जहाँ के लोगों की निरंतर जांच भी हो, साथ ही साथ लोग भी काफ़ी कॉशस रहें कि उससे कैसे बचाव किया जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्रों में या फिर संबंधित क्षेत्रों में दवा और वैक्सीन की आपूर्ति सरलता और सहजता के साथ निरंतर होती रहे। साथ ही साथ शोध कार्यक्रमों को भी बढ़ावा दिया जाए ताकि बेहतर वैक्सीन और निकल करके सामने आ सके। निष्कर्ष के तौर पे कोविड-19 की महामारी अभी चल रही है। इस समय पूरा विश्व परेशान है, भारत भी परेशान है। इसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री बड़े ही जीवटता के साथ जनमत को, भारत की जनता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हमें बहादुरी से लड़ना है, लेकिन बहादुरी का तात्पर्य बाहर नहीं निकलना। जितना ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित करके रख सकें उतना ही बेहतर होगा। घर को सजाने की चर्चा बाद में करेंगे, पहले घर को बचा तो लें। हम और आप बचे रहेंगे तो निसंदेह आगे बहुत बेहतर जीवन जिएंगे और इकोनॉमी अर्थात बिजनेस भी करेंगे, अच्छी नौकरी भी करेंगे। अभी अपने आप को सुरक्षित रखें, ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि महामारी के बाद फिर ये दूसरी महामारी जो कई मामलों में कोरोना वायरस से ज़्यादा खतरनाक भी है। तो ये सारा समाचार या जो पॉइंट्स थे कंसेप्चुअली, फैक्चुअली हमने आपको दे दिया। धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।